Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss about Newton's second law. आज हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ और मोमेंटम को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी हमारे लिए न्यूटन के सेकंड लॉ को समझना इजी हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मोमेंटम को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज आज जो हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और आज हम एक और क्वांटिटी पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन टू टॉपिक्स वाला वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि वी विल टॉक अबाउट इम्पल्स। सो आज ही हम इम्पल्स के बारे में बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to the force applied. Rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced force applied. क्योंकि बैलेंस फोर्स तो आपको पता है चेंज होगा ही नहीं, मोमेंटम चेंज होगा ही नहीं अगर वो बैलेंस फोर्स हुआ। मैं भूल गया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी आपको अनबैलेंस्ड एक टर्म यूज करना चाहिए। हालांकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड ही होता है, पर अगर आप अनबैलेंस्ड मेंशन कर देते हैं तो आपका जो स्टेटमेंट है वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है और ज्यादा बातों को एक्सप्लेन कर जाता है। तो अनबैलेंस्ड को इंक्लूड करना आपके ऊपर है, पर इसको इंक्लूड कर देना ज्यादा सही है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? आपको तो रेट का मतलब पता है, टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर ये एक बॉल है, एक टेनिस बॉल है, इसका मास कुछ m है, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और लेट अस से इसका मास m है। मैं इसको लिख देता हूं, मास अगर इसका है m और इसका इनिशियल वेलोसिटी हमने बोल दिया, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। कुछ टाइम t सेकेंड में इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। अभी आप समझिए, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, मास तो चेंज नहीं होगा इसका। अब ये बॉल और इसने कुछ स्पीड गेन कर लिया, तो इसका मास m रहेगा और इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी, ये आपका क्या हो जाएगा? इसको हम बोल देते हैं कि v हो गया। ठीक है, और ये कुछ t इंटरवल में हो गया, कुछ t टाइम इंटरवल में हो गया। ठीक है, समझ गए आप बात को? ये बॉल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका मास m है, कुछ टाइम में इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, इसका वेलोसिटी चेंज हो गया मतलब इसका वेलोसिटी u से v हो गया और कुछ टाइम t सेकेंड में हो गया। अब क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट? आइए इसको जरा कंक्लूड करके हम ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं। तो आइए, अब जैसा न्यूटन के सेकेंड लॉ में बताया गया कि फोर्स, हम बोल देते हैं कि ये एक बॉल था। ठीक है, इस बॉल पे जो फोर्स लगा वो F के बराबर लगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, इसका इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ टाइम t सेकंड के बाद यही बॉल, इसका v हो गया फाइनल वेलोसिटी।
ठीक है, तो अभी फोर्स इज दिस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाउ डू यू कैलकुलेट चेंज? आप चेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपने पिछला ये देखा है, पिछला अगर चैप्टर आप पढ़ के आए हैं, आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखते हैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। सेम चीज होता है, चेंज मतलब आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज व्हाट? एम वी एम यू। अब इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? अब एक बात बताइए, अगर इसका मास m है तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? p इनिशियल इसका क्या हो गया? m इंटू यू। याद रखिए इसको, पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी था u, इसका वेलोसिटी u था और इसका मास m था। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो m इंटू यू। अभी देखिए p फाइनल इसका क्या हो जाएगा? p सब f m v, बिकॉज मास इसका वेलोसिटी क्या हो गया है? v, m इंटू वी, p फाइनल। इसको भी याद रखिए। अभी देखिए बहुत इजी हो जाता है आपके लिए, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। लेट अस से टाइम यहां पे था t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसका ये वेलोसिटी था, ठीक है, मतलब ये मोमेंटम जो था वो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे था, और ये t सेकेंड पे, ये t सेकेंड पे ये वेलोसिटी था उसका, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? t माइनस 0, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? लिख लेंगे pf की वैल्यू mv, p इनिशियल की वैल्यू mu डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्या कुछ निकलता हुआ दिख रहा है यहां से? चलिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। समझ में आया? अभी देखिए, क्या आप जानते हैं कि v माइनस u बाई टी क्या है? ये कुछ नहीं बल्कि एक्सेलरेशन है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, और ब्रैकेट में लिखिएगा सिंस a इज v माइनस u डिवाइडेड बाई t। नाउ व्हाट विल डू हियर इज, आप जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहे होते हो, आपको एक कांस्टेंट लगाना होता है। व्हेनेवर यू आर रिमूविंग this proportionality sign, you need to apply or you need to insert a constant there so that the value of RHS and LHS should be equal at some point of time. That is why you add constant of proportionality. Now I am solving it out here. So this becomes F is equal to K M A. Now this value of K, many of us get confused. This value of K is 1. It was experimentally found to be 1. So K is equal to 1 experimentally, ठीक है। तो क्या हो गया? F is equal to m into a. This is the mathematical form of Newton's second law. Since force is a vector quantity and acceleration is also vector quantity, so this is actually mathematical form of Newton's second law. So whenever, जहां पर भी F इक्वल्स टू m टाइम्स से लिखा होगा, आप समझ लीजिएगा न्यूटन के सेकंड लॉ की बात हो रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला जो हम यूज करते आ रहे थे छोटे क्लासेस से, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कहां से आया? जब किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उस पे फोर्स लग रहा होता है, जिस फोर्स के कारण उसका मोमेंटम चेंज होता है, और उसी फोर्स को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। इसमें सिंप्लीफिकेशन किया, ठीक है, यहां से एक्सेलरेशन निकला बॉडी का, उस एक्सेलरेशन में हम मास का प्रोडक्ट करेंगे और उससे हम फाइंड करेंगे कि भाई कितना फोर्स लग रहा होता है, ठीक है।
अभी आपको इस सारी चीजों पर जितनी भी लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखा है उसको ध्यान से पढ़िएगा, और आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता दे रहा हूँ। अच्छा, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्स की यूनिट और इसका सीजीएस यूनिट एंड ऑल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इधर मैं इसको मिटा रहा हूँ। हेडिंग डालिएगा यूनिट्स ऑफ फोर्स। सो दिस इज यूनिट्स ऑफ फोर्स। देखिए, यूनिट कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है। आप जानते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, पर देखिए हम लोगों ने बोला कि F का जो वैल्यू होगा, फोर्स का जो वैल्यू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। यही बोला था हम लोगों ने। क्या हम लोग मास का यूनिट क्या होता है, ऐसे ही तो आप निकालते हैं यूनिट केजी, और इसका यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? अभी देखिए, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोगों ने पूरी क्वांटिटी को कह दिया न्यूटन। इसी को हम लोगों ने कह दिया न्यूटन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल एन से। समझ आया आपको? तो केजी मीटर पर सेकेंड इज सेम एज न्यूटन। याद रखिए, न्यूटन जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकेंड के बराबर ही है, बिकॉज 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये न्यूटन इसलिए बोला गया ताकि हम लोग न्यूटन को ऑनर करते हैं इस यूनिट के साथ। ठीक है, जिस तरीके से आप जानते होंगे कि वर्क यूनिट जूल होती है, तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है वो यूनिट। ऐसे भी बहुत सारे आपको यूनिट्स मिल जाएंगे जो बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसका। ये तो था इसका एसआई यूनिट। देखिए, बहुत लोग पूछते हैं एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सब क्या है। देखिए, बहुत सारे हम लोग सिस्टम्स को यूज करते हैं, यूनिट्स को मेजर करते हैं बहुत सारे सिस्टम्स में, जो कि इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है उसमें हम लोग सारा जो है यूनिट लिखते हैं। ठीक है, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब इस पूरे क्वांटिटी को हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको बता दूं कि सीजीएस यूनिट इसका डाइन होता है, डाइन। अब ये डाइन क्या है, देखिए डाइन इज इक्वल टू, डाइन का मतलब यही होता है कि जब 1 ग्राम पे, 1 ग्राम में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लगता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं भाई ये जो फोर्स है ये 1 डाइन है। इसी को हम कहते हैं 1 डाइन। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर स्क्वायर इज नोन एज डाइन। याद रखिए इसको। अभी देखिए, आपने सुना होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इसको हम लोग अभी यहां पर देखते हैं। देखिए ये हो गया। अभी देखिए रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन। ठीक है, आइए देखते हैं। डाइन इसको आप प्रोनाउंस करेंगे डाइन, नॉट डायन, डाइन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। सो देखिए 1 न्यूटन ये किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन किसके बराबर हुआ, 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात बताइए, 1 केजी में कितना ग्राम, 1000। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। वेरी इजी, 100 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो सेम ही रहेगा। अभी देखिएगा, अभी ये बन गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर कितना है, 3 और 2 5, 10 टू द पावर 5 मैंने लिख लिया इसको। अब अगर मैंने 10 टू द पावर 5 लिख लिया है तो यहाँ पे बच जाता है 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, डाइन। तो ये हो गया 10 टू द पावर 5 डाइन। याद रखिएगा, कभी कभी कन्वर्जन्स हमें याद रखने होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हम लोग इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, या डायमेंशन भी देख लेते हैं। बिकॉज पहले वीडियो में ही मैं बताने वाला था, पर मैंने उस वक्त नहीं बताया, बिकॉज चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन के सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला आया था, इसलिए मैंने उस वक्त नहीं बताया। चलिए इस वक्त हम लोग इसका डायमेंशन सीख लेते हैं निकालना। देखिए
डायमेंशन कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया था हमारे पास जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, देखिए जो है ना एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशंस, इन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा कभी, ठीक है, मतलब कभी बना दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डायमेंशन हम लोग निकालते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को उस 7 फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेनली 3 चीज होता है, आपको तो अभी 3 ही चीज पढ़ना है, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला से या तो यूनिट से। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ में आपको पता है m को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मास को, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। देखिए एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको तो हम लोगों ने कह दिया L बाई टी, तो ये क्या हो गया L टी का पावर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो गया L टी का पावर -2। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया L टी का पावर -2, तो L टी पावर -2। तो F का वैल्यू आ गया m1 L1 टी पावर -2, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। तो ये था यूनिट, ये था डायमेंशन। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे, ठीक है। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। आपको बताना है कि न्यूटन के सेकंड लॉ में और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में दोनों में क्या रिलेशन है। आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि ये आपके बुक में भी नहीं है। तो आप ये बताइएगा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ और न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या रिलेशन है। Okay, so you can comment this answer in the comments, okay, and if you will be correct, I'll see, and don't fear to be wrong. You will be wrong, you will be clarified everything, okay, so you need to just focus. Now anyways, let's come to the application part. अच्छा, application part को लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे। अच्छा, आपने कभी क्रिकेट, मैं बहुत एग्जाम्पल क्रिकेट का ही लेता हूँ, चलो ठीक है। देखो, अगर आपने कभी देखा होगा तो विकेट कीपर्स को आपने देखा होगा, जब वो बॉल को कलेक्ट करते हैं उनका हाथ आपने देखा है, वो हाथ को ऐसे पीछे ले जाता है, दे टुक देयर हैंड्स बैक। सो व्हाट दे डू, वो टाइम बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कंसेप्ट मैं दिखाता हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद है, mv mu बाई टी। एक बात बताइए, आप जैसे जैसे हाथ पीछे लेके जाएंगे, द टाइम व्हेन यू विल जस्ट कीप योर हैंड बैक, व्हाट विल हैपन, द टाइम विल इंक्रीज। समय आप बढ़ा रहे होंगे सॉरी, समय को आप बढ़ा रहे होंगे और आपका फोर्स घटेगा। तो जैसे जैसे आप समय को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका इंपैक्ट आपके हाथ पे कम लगेगा, और ये क्या होगा, और जैसे ही अगर विकेट कीपर सीधा जाके ऐसे पकड़ ले तो बॉल काफी हार्ड होती है, और टाइम जब कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, रिमेंबर दिस, ओके। फोर्स जो होता है ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। टाइम को जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे फोर्स वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये एक जनरल एप्लीकेशन था। आप बहुत सारे अच्छा, तो हम लोग इंपल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे इंपल्स के बारे में, ओके। सो देखिए इंपल्स क्या होता है एक्चुअली, इट इज डिफाइंड एज product of force and time, ठीक है। तो इम्पल्स को हम J से भी नोट करते हैं, J इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, ठीक है। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम इंपल्स कहते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे इसको समझाओ। तो देखो,
फोर्स इनटू टाइम, इसका क्या आप सबसे अच्छा कर सकते हो, और इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फोर्स ऑन अ बॉडी, it is the force on a body. Just give me 2 minutes. Okay, so we are back. Now I have to define about impulse. Okay, so I told you that impulse is the product of force or time. ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, it is defined as, it is ऐसे लिखते हैं, it is defined as force applied to a body, force applied to a body for a unit time. ठीक है, at a point of time this impulse is defined as, at a point of time this impulse is defined as कितने देर तक फोर्स लगा एक बॉडी पे कुछ टाइम पर। हालांकि ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है इसमें, इट इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी फॉर टाइम। ठीक है, कुछ समय तक किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगता है वो इंपल्स बताता है सिंपली। इंपल्स का एप्लीकेशन ये है कि इंपल्स को अगर आपने देखा होगा इन बॉक्सिंग, यू माइट हैव सीन द boxes, when they punch, they actually take very less time. In taking very less time, they actually do what? They decrease the time and impulse increases, force increases. Same way, this is nothing but an application of momentum. अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ आपको। J इज इक्वल टू F का हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अभी देखिए मास को हमने कुछ नहीं लिखा, एक्सेलरेशन को लिख दिया v माइनस यू बाई टी डिवाइड इंटू टी। अब ये टाइम और ये टाइम कैंसिल हो गया, अब j क्या हो गया, एम वी माइनस एम यू। अब आपको समझ में आएगा, दिस इज व्हाट चेंज इन मोमेंटम में कितना चेंज आता है वही इंपल्स होता है। नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड। अभी आप देख रहे होंगे कि इंपल्स में मतलब एक बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए किसी को आपने बहुत मतलब 0.1 सेकंड के लिए, आपने बॉक्सर्स का मैंने एग्जांपल दिया, अगर वो मारते हैं तो बस जस्ट 0.1 सेकंड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितना कम समय में आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा आपकी फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या इंपल्स होता है। ठीक है, इंपल्स को हमने डिफाइन किया है, चेंज इन मोमेंटम में कितना चेंज आया। ठीक है, अगर आपने मारने से पहले आपका मोमेंटम 0 था, आपने जैसे ही मारा आपका मोमेंटम चेंज हुआ, सो v माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम, और ये टाइम कैंसिल हो जाता है, बिकॉज यूनिट टाइम पे जब कोई फोर्स लगता है, कुछ यूनिट टाइम पे कुछ फोर्स लगता है, तब हम लोग इंपल्स का बात करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आप बस इतना याद रखिए, ये प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का, और जब कुछ चंद सेकंड के लिए किसी बॉडी पे कुछ फोर्स लगता है तो उसको इंपल्स अच्छे से डिफाइन करता है। इंपल्स की यूनिट, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और इसका यूनिट सेकंड, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है आपका न्यूटन सेकंड, और इसकी 2 यूनिट हो सकती है, इसका यूनिट ये भी हो सकता है, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सो दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, सो केजी मीटर पर सेकंड, ये भी इसका यूनिट हो सकता है। आप बहुत लोग बोलेंगे कि ये यूनिट और ये यूनिट सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, देखिए आप न्यूटन सेकंड, अच्छा ये आपका काम है कि केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड कैसे दोनों यूनिट सेम है आप बताएंगे। ठीक है, ये भी आपका एक समझ लीजिए होमवर्क है। चलिए न्यूटन चलिए बता ही देता हूँ, केजी मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड। अब बताओ न्यूटन को हमने कैसे डिफाइन किया था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने इसको ऐसे ही डिफाइन किया था ना। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एस, ये क्या हो गया,
अब ये स्क्वायर से ये एस कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया केजी मीटर पर सेकंड, फिर से वही चीज तो हो गया। तो ये दोनों क्वांटिटी, ये दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। तो आपको अभी ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। So now we are ending this video up to here only. If you have any query, any doubt related to this video or any previous video, you can comment, okay. And if you want to access more videos of this chapter, you can directly go through the link which is provided in the description below. From there you can click to that link and you can visit all our video lectures. Now at last I want to tell that the next video will be a practice session, that we will study whatever we have studied till now, from the forces to till now. We will have a practice session on that, and whatever doubts you have, you can put down it in comments, and I will discuss that in the next class. Okay, till then, goodbye and take care.